हाल ही में खुलासा हुआ कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन एक आक्रामक प्रकार के प्रोस्टेट कैंसर से जूझ रहे हैं जो उनकी हड्डियों तक फैल चुका है। ऐसी अटकलें भी हैं कि ब्रिटेन के राजा चार्ल्स भी इस बीमारी का सामना कर रहे हैं। यह घटनाएं एक बार फिर से सवाल खड़ा करती हैं कि पुरुषों में प्रोस्टेट कैंसर को लेकर जागरूकता इतनी कम क्यों है। अब जो बाइडेन, किंग चार्ल्स जैसी इतनी अहम शख्सियत जिनके इर्द गिर्द हमेशा डॉक्टरों की एक ज़बरदस्त लेयर होती है, वो भी अगर प्रोस्टेट से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स में आ रहे हैं तो फिर आम आदमी का क्या कहना। इसीलिए प्रोस्टेट कैंसर ही नहीं, प्रोस्टेट से जुड़ी हुई जितनी भी दूसरी दिक्कतें हैं उनके बारे में जागरूकता बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, ख़ासतौर से भारत जैसे देशों में जहां ये बीमारी चुपचाप शरीर को खोखला कर देती है और पता तब चलता है जब लगभग इलाज का समय निकल चुका होता है। मेरा नाम है दीपक डोभाल। आज हम करेंगे प्रोस्टेट पर बात, खास मेहमानों के साथ इससे जुड़ी हुई तमाम डिटेल्स आपको देंगे। अपने प्रोस्टेट को लेकर कितनी जागरूकता आपको बरतनी है, कितनी सावधानी बरतनी है और क्या करना है, विस्तार से बात मेहमानों के साथ। पहले ये रिपोर्ट। सेहत अच्छी हो तो इंसान की जिंदगी में आत्मसम्मान रहता है, कॉन्फिडेंस रहता है, लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनसे सबसे ज्यादा चोट आत्मविश्वास पर ही पड़ती है। प्रोस्टेट से जुड़ी दिक्कतें भी हमें न सिर्फ अंदर से कमजोर कर देती हैं बल्कि हमारी पहचान को भी चुनौती देती हैं। हाल ही में खबर आई है कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन को प्रोस्टेट कैंसर हुआ है। ये खबर उनके निजी दफ्तर ने 18 मई 2025 को साझा की। बाइडेन का कैंसर हड्डियों तक फैल चुका है, जिसे मेडिकल भाषा में मेटास्टेटिक प्रोस्टेट कैंसर कहते हैं। यह स्टेज 4 है, यानी सबसे गंभीर। ये भी खबरें आती रही हैं कि ब्रिटेन के राजा चार्ल्स भी इस बीमारी से जूझ रहे हैं। सोचिए, अगर दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोग इस बीमारी से नहीं बच सकते तो हम आम आदमी कहां खड़े हैं। आइए सबसे पहले प्रोस्टेट को समझते हैं। प्रोस्टेट पुरुषों के शरीर में मौजूद एक छोटा सा ग्लैंड है जो ब्लैडर के नीचे होता है। यह वीर्य के निर्माण में मदद करता है, लेकिन जब इस ग्लैंड में कोशिकाएं असामान्य रूप से बढ़ने लगती हैं तो इसे प्रोस्टेट कैंसर कहते हैं। ये कैंसर आमतौर पर 50 वर्ष से ऊपर के पुरुषों को प्रभावित करता है, लेकिन इन दिनों प्रोस्टेट से जुड़ी समस्याएं कम उम्र में भी दिखने लगी हैं। इसलिए अगर बीमारी बढ़ जाती है तो आगे चलकर जिंदगी को खतरा भी हो सकता है। भारत जैसे देशों के लिए प्रोस्टेट के आंकड़े काफी गंभीर हैं। भारत में प्रोस्टेट कैंसर के 40 से 50% मामले तब सामने आते हैं जब ये एडवांस स्टेज में पहुंच चुका होता है। लॉन्गिट्यूडिनल एजिंग स्टडी 2020 के मुताबिक भविष्य में भारत में 60 वर्ष से ऊपर की जनसंख्या 11% तक बढ़ने की संभावना है, जिसका मतलब है कि आने वाले वर्षों में प्रोस्टेट कैंसर के मामलों में वृद्धि हो सकती है। याद रखें कि शुरुआती चरण में प्रोस्टेट से जुड़ी दिक्कतें बेहद मामूली लग सकती हैं, लेकिन जानकारों का मानना है कि इन्हें किसी भी हाल में नजरअंदाज न करें। इनमें शामिल है पेशाब से खून आना, पेशाब करते समय दर्द या जलन होना, रात में बार बार पेशाब के लिए उठना, पेशाब में रुकावट का धीमा प्रवाह, अचानक बार बार पेशाब आने की आवश्यकता महसूस होना और यौन समस्याएं जैसे वीर्य में खून आना और इरेक्शन से जुड़ी समस्याएं। ये लक्षण अक्सर उम्र के साथ होने वाले सामान्य बदलावों जैसे लग सकते हैं, लेकिन इन्हें नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है। ये कैंसर चुपके चुपके बढ़ता है और एक समय आता है जब इलाज की संभावना बहुत कम रह जाती है। सवाल यह है कि आखिर किया क्या जाए। डॉक्टरों का कहना है कि लक्षणों के सामने आने पर बिना देरी किए डॉक्टर से मिलें। लक्षण ना भी हों तब भी 50 वर्ष से ऊपर के पुरुषों को PSA नाम का ब्लड टेस्ट नियमित रूप से करवाना चाहिए ताकि प्रोस्टेट कैंसर की शुरुआती पहचान हो सके। हालांकि PSA का बढ़ा हुआ स्तर हमेशा कैंसर का संकेत नहीं होता, लेकिन ये जांच कैंसर की शुरुआत को पकड़ने में मदद कर सकती है। एक बात ध्यान देने लायक है कि प्रोस्टेट से जुड़ी दिक्कतों के साथ लाखों पुरुष सामान्य जीवन जी सकते हैं। यहाँ तक कि कैंसर के मामलों में भी आमतौर पर प्रोस्टेट कैंसर धीमी गति से बढ़ता है और अगर इसे शुरुआती स्टेज में पकड़ा जाए तो इसका इलाज संभव है। लेकिन जो बाइडेन की तरह अगर मामला स्टेज 4 तक पहुंच जाए तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड से निकलकर हड्डियों और दूसरे अंगों तक पहुंच सकता है, जहां इलाज करना बेहद मुश्किल हो सकता है। इसलिए हमें प्रोस्टेट कैंसर के बारे में खुलकर बात करनी चाहिए, नियमित जांच करवानी चाहिए और अपने प्रोस्टेट के प्रति लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ, स्वागत करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर श्याम अग्रवाल सर का, चेयरपर्सन हैं मेडिकल ऑन्कोलॉजी, सर गंगाराम हॉस्पिटल से। गुड इवनिंग डॉक्टर अग्रवाल सर, शो में आपका स्वागत है।
हमारे साथ हैं डॉक्टर रमाकांत देशपांडे, देश के जाने माने आप सर्जन हैं और डायरेक्टर हैं एशियन कैंसर इंस्टीट्यूट के। डॉक्टर देशपांडे, बहुत बहुत स्वागत है सर, गुड इवनिंग सर। और हमारे साथ हैं डॉक्टर अंशुमान कुमार, जाने माने कैंसर सर्जन हैं और तारा कैंसर सोसाइटी के प्रेसिडेंट भी हैं आप। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर अंशुमान कुमार आपका हमारे शो पे। चर्चा की शुरुआत डॉक्टर अग्रवाल आपसे ही कर रहा हूँ सर। बुनियादी चीज़ें हम प्रोस्टेट के बारे में अब थोड़ा समझने लगे हैं और ख़ास तौर से दुनिया भर के अखबारों में जब से जो बाइडेन साहब को एक हाईली एग्रेसिव कैंसर का पता चला है तो काफ़ी जानकारियाँ इसके बारे में हैं। लेकिन वो बातें सर जो भारतीय पुरुषों को समझनी ज़रूरी हैं, ख़ास तौर से प्रोस्टेट से संबंधित, वो क्या बातें हैं सर? दीपक जी, प्रोस्टेट कैंसर यूजुअली 50 या 60 इयर्स की एज के बियॉन्ड होता है और इसके जो लक्षण हैं उसमें यूरिन का बार बार आना या हेजिटेंसी होना या यूरिन में ब्लड आना, यूरिन करते समय दर्द होना, ये कुछ शुरुआती लक्षण है। तो जरूरी नहीं है कि अगर ये लक्षण हो तो कैंसर ही हो। अगर ये लक्षण है तो सर्जन के पास या यूरोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। और एक बहुत सिंपल टेस्ट है जिसको बोलते हैं डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन। मतलब कि आपका डॉक्टर की जो फिंगर है वो स्टूल के रास्ते में डालते हैं ग्लव से और प्रोस्टेट ग्लैंड को फील करते हैं। अगर वहां पे एक गठान मिले तो नॉर्मली प्रोस्टेट ग्लैंड बहुत सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है। अगर कैंसर वहां डेवलप हो रहा है तो वहां पे एक हार्ड नोड्यूल फील हो जाता है डॉक्टर को, तो वो उसकी जांच फिर बायोप्सी के जरिए करनी चाहिए। एक तो ये चीज जो कि लक्षण हो रहे हैं। दूसरा, PSA नामक टेस्ट, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन टेस्ट, एक नॉन स्पेसिफिक टेस्ट है क्योंकि ये यूरिन इन्फेक्शन में या प्रोस्टेट इन्फेक्शन में बढ़ सकता है। तो अगर वो बढ़ा हुआ पाया जाए तो उसमें घबराना नहीं चाहिए। अगेन डॉक्टर के पास जाके उसकी आगे जांच करानी चाहिए, एंटीबायोटिक्स लेने चाहिए। अगर PSA का लेवल कम आ जाए तो वो सिर्फ सिंपल इन्फेक्शन हो सकती है। तो मैं ये मैसेज देना चाहूंगा कि अगर किसी को लक्षण हो रहे हैं तो उसको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए, खास तौर पे अगर वो लक्षण परसिस्ट कर रहे हैं बियॉन्ड 4 वीक्स 6 वीक्स। और ये जरूरी नहीं है कि प्रोस्टेट कैंसर ही हो, लेकिन अगर वो लक्षण ठीक नहीं हो रहे हैं तो डॉक्टर को एग्जामिन कराना चाहिए जिससे कि इसकी पूर्ति हो सके कि ये उनको जो लक्षण हो रहे हैं वो प्रोस्टेट कैंसर नहीं है। तो पहला काम तो डायग्नोसिस को कंफर्म करना ही होता है। हाँ, और डॉक्टर से मिलिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लक्षण समझ में आ रहे हैं तो उनको आप लेकर डॉक्टर के पास ज़रूर जाइए। डॉक्टर रमाकांत देशपांडे, मैं अब थोड़ा और इसकी और तह में समझने के लिए, ये प्रोस्टेट में सर प्रॉब्लम्स होती क्यों हैं? हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग आते हैं अल्ट्रासाउंड कराने के बाद या कुछ दूसरे तरह के टेस्ट कराने के बाद, कहते हैं डॉक्टर साहब ने बोला है कि आपका प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है, उसमें बढ़ोतरी देखी गई है। तो क्या ये जो ज़रूरी है कि बढ़ा हुआ प्रोस्टेट कैंसर की तरफ ही ले जाएगा, उसमें ग्रोथ का मतलब कैंसर? और ये प्रोस्टेट का बढ़ना क्या चीज़ होता है सर, किस वजह से बढ़ जाता है? डॉक्टर देशपांडे सर। हाँ, धन्यवाद दीपक जी। देखिए, बात ऐसी है कि पुरुषों में जो प्रोस्टेट होता है पुरुषों में ही होता है, स्त्रियों में नहीं होता। और जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है 40-50 के बाद, धीरे धीरे सबके प्रोस्टेट एक लेवल से ज़्यादा बढ़ते हैं। जो बचपन में यानी 20 से 40 साल की उम्र तक जो साइज़ होती है प्रोस्टेट की, वो साइज़ उतनी नहीं होती। उम्र के हिसाब से प्रोस्टेट ग्लैंड भी बढ़ता है। प्रोस्टेट का क्या फंक्शन है कि वो प्रोस्टेट का जो जूस होता है वो हमारे वीर्य का एक अविभाज्य हिस्सा होता है। उसके बिना प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। हमारे जो स्पर्म्स वगैरह होते हैं, इसके पोषण के लिए वो जूस एकदम बिल्कुल ज़रूरी होता है। जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, पुरुषों की उम्र बढ़ती है 40 के बाद, धीरे धीरे प्रोस्टेट भी बढ़ता रहता है। तो इसीलिए ये पेशाब में थोड़ी तकलीफ आ सकती है, फ्रीक्वेंसी बढ़ सकती है, इंटरप्शन हो सकता है, सडनली एकदम शुरू में यूरिन करने के लिए तकलीफ हो सकती है। और ये इसके लिए नॉन मैलिग्नेंट यानी बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया BPH ऐसा कहते हैं। और ये बहुत सारे लोगों को, ऑलमोस्ट 70-80% लोगों को ये पुरुषों को होता है। और ये सिम्टम्स इतने कॉमन
कॉमन होते हैं कि एक जोक जैसा बनता है कि भैया 50 साल की उम्र हो गई, अभी पेशाब नॉर्मल है या अभी आपको भी बीमारी वो लग गई भला इसकी। तो ये इतना कॉमन है कि ये सिम्टम्स मैलिग्नेंसी में हो या नॉन मैलिग्नेंसी में हो, तो ये सिम्टम्स कॉमन होने के कारण हर कोई ये सीरियसली नहीं लेता, और इसी के कारण 30 से 40% लोगों का जो कैंसर है वो लेट में डायग्नोसिस होता है। अभी आपने कहा कि इंग्लैंड के राजा को हुआ और एक्स प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए को हुआ, तो आम जनता का क्या है। देखिए बात ऐसी है कि किसी के पोजीशन के मुताबिक ये कैंसर नहीं होता, कोई भी इंसान को ये कैंसर हो सकता है। भला सिंपल आंसर है कि भाई एक सामने जाती हुई रेलवे के सामने अगर कोई आदमी अगर सो जाए तो भला वो राजा हो या रंक हो, रिजल्ट तो सेम ही आने वाला है। जी। तो अभी ये कैंसर क्यों होता है, एक है इंक्रीजिंग इंसिडेंस, मोटापन ज़्यादा होना, डाइट बराबर ना होना, एक्सरसाइज ना करना, हेल्दी डाइटिंग और हेल्दी हैबिट्स ना होना, इस कारण से ये हाइपरप्लेजिया जो होता है, जो एबनॉर्मल हार्मोन्स वगैरह जो ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाते हैं, इसके प्रभाव से ये कैंसर बढ़ सकता है। और दूसरा है कि नेग्लिजेंस जानबूझ के कोई नहीं करता, लेकिन अगर सिम्टम्स आपके कॉमन है कि ये आपको पता भी नहीं चले कि ये कैंसर है या नहीं है, हो सकता है कि उम्र के हिसाब से जो प्रोस्टेट बड़ा हुआ हो, इसी के कारण हमें तकलीफ होती हो, तो इसके लिए वो नेग्लेक्ट हो जाता है, इसीलिए लेट स्टेज में डायग्नोसिस हो जाता है। राइट सर, एब्सोल्युटली सर। तो ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान में रखने वाली है कि अगर BPH जैसा सर ने कहा, अगर बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया है, यानी कि आपका प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो कैंसर ही हो। तो बहुत सारे लोग डर भी जाते हैं, लेकिन उस चक्कर में आपको इसको इग्नोर भी नहीं करना है। रूल आउट करने के लिए आपको जो ज़रूरी टेस्ट हैं उसको ज़रूर आपको कोरिलेशन स्टैब्लिश कर लेना चाहिए। डॉक्टर अंशुमान, बहुत सारी रिपोर्ट्स में पढ़ रहा था, बहुत ज़्यादा एविडेंस नहीं है कि ये आपकी लाइफस्टाइल से जुड़ा हुआ है या नहीं है, या कुछ ख़ास तरह के खाना खाने के या एक्सरसाइज करने से क्या आप इससे बच सकते हैं या नहीं बच सकते हैं। ये क्यों होगा, कैसे होगा, अभी तक कम से कम जितनी स्टडीज़ मैंने पढ़ी हैं मुकम्मल तौर पर कोई भी नहीं कह रही है। लेकिन आप सर थोड़ा सा इसके बारे में अगर बता पाएँ कि कौन सी वो चीज़ें हैं रोज़मर्रा के जीवन में जो एक पुरुष सामान्यतः करता है और उनको करते हुए वो प्रोस्टेट कैंसर की तरफ बढ़ रहा है, ताकि उन चीज़ों को हम रोकें सर। बहुत बढ़िया दीपक साहब, हमारे दोनों पैनलिस्ट ने बेसिक्स ऑफ प्रोस्टेट तो बता दिया है। प्रोस्टेट कैंसर भी और प्रोस्टेट से मतलब है कि मैक्सिमम लोगों को पता ही नहीं कि प्रोस्टेट है क्या, ग्रंथि है पेशाब की थैली के नीचे, तो सिर्फ पुरुषों में पाई जाती है। इसलिए आधी आबादी आज तक जितना जुमले के तौर इस्तेमाल किया गया, तो उन आधी आबादी को नहीं, आधी आबादी दूसरी पुरुषों में ही हो सकता है, महिलाओं में नहीं हो सकता है। पहला ये क्लियर कर लिया। दूसरी बात जो आपने कही, जो बाइडेन साहब के केस को लेकर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, आपको याद होगा शायद, जो बाइडेन ने फर्स्ट इलेक्शन मैनिफेस्टो में उन्होंने लिखा था, 4th मैनिफेस्टो का पॉइंट था, विल ट्राई टू मेक US कैंसर फ्री। मतलब सोचिए कि कितना उनको ये कंसर्न था, उनको हुआ। अब तीसरी बात आती है जो आपने सवाल पूछा कि एजिंग सबसे बड़ा प्रोस्टेट कैंसर के लिए एजिंग रिस्पॉन्सिबल। एज ज़्यादा होगी तो प्रोस्टेट में बदलाव ऐसे होंगे, उसमें एक बदलाव कैंसर भी हो सकता है। BPH दूसरा बदलाव है। मेडिकल साइंस कहता है कि बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया और प्रेसबायोपिया, मतलब 40 के बाद आंखों पे चश्मा चढ़ना और 50 के बाद प्रोस्टेट का साइज बड़ा हो जाना, ये एक नेचुरल फैक्टर है। अब आते हैं काम की बात, जो कि क्या ऐसा कुछ है। डायरेक्टली आपने बिल्कुल सही कहा, बहुत कम एविडेंसेस है कि प्रोस्टेट कैंसर किन किन खास चीज़ों से हो रहा है, उसको अगर रोक दें तो नहीं हो। 3 ही 4 एस्टैब्लिश्ड है। पहला है ओबेसिटी, वो भी सेंट्रल ओबेसिटी। अगर पेट और कमर के पास मोटापा ज़्यादा हो, जो कि हिंदुस्तान में कॉमन होता जा रहा है, उसको टेक्निकली हम लोग कहते हैं टॉफी, TOFI, थिन फ्रॉम आउटसाइड, फैट फ्रॉम इनसाइड। लोग कहेंगे तो ऊपर से दुबले पतले हैं, पेट निकला हुआ है, मतलब विसरल फैट ज़्यादा है। ये एक बहुत बड़ा कारण है प्रोस्टेट कैंसर का। बहुत ज़्यादा नॉन वेजिटेरियन फूड खाने से एंड्रोजन जो हमारे मांस मछली में होता है, और मांस मछली को तैयार करने के लिए जिस तरह के इंजेक्शन और एडल्ट्रेशन हो रहा है, इसका रोल देखा गया है कि प्रोस्टेट कैंसर के इंसिडेंस को बढ़ाया। आज से 15-20 साल पहले प्रोस्टेट कैंसर माना जाता था विदेशों की बीमारी है, अमेरिका यूरोप की। अब इंडिया में हो रही है। आप भी समझ सकते हैं कल्चरल डिफरेंस। पहले वो लोग प्रोसेस्ड, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड खाते थे,
BMI बॉडी मास इंडेक्स 30 से ऊपर वहाँ कॉमन था, आज इंडिया में वही हो गया, मोटापा भी आ गया, हम लोग प्रोसेस्ड, अल्ट्रा प्रोसेस्ड एंड नॉन वेजिटेरियन खाना बढ़ा, ये एक उसका शोध रहा। स्मोकिंग इसमें डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल, लेकिन स्मोकिंग कैंसर अगर पनप रहा है उसको बढ़ाने में रोल है, स्मोकिंग इससे रिलेटेड है। रेस्ट ऑफ द लाइफस्टाइल इससे रिलेटेड नहीं, एक्सेप्ट सेडेंटरी लाइफस्टाइल। जो व्यक्ति ज़्यादा एक्टिव है उसमें देखा गया प्रोस्टेट कैंसर की संभावना कम रही, सेडेंटरी लाइफस्टाइल वाले में प्रोस्टेट कैंसर की संभावना ज़्यादा रही। तो ये तो आपने सारे रिस्क फैक्टर पकड़ लिए। डॉक्टर श्याम अग्रवाल ने बात बताई, कॉमन पेशाब की तकलीफ और प्रोस्टेट कैंसर की तकलीफ एक जैसी होती, इसीलिए आमतौर पे ये डिटेक्ट लेट होता है, और इसीलिए स्क्रीनिंग टूल बताया गया कि 55 साल से ऊपर के व्यक्ति को सीरम PSA एनुअली करा लेना चाहिए। ठीक है। या कोई ऐसी तकलीफ पेशाब की आ रही है जो बार बार आती है, आमतौर पे UTI समझ के, इन्फेक्शन समझ के आप छोड़ देते हैं, लेकिन PSA की जांच करा लेनी चाहिए, जागरूक होने की आवश्यकता है। आपने मुझे लगता है कि हर पॉइंट बहुत अच्छे से समझा दिया। विसरल फैट पे आपको ध्यान रखना है, टॉफी आपने बहुत अच्छे से इसका जिक्र किया, थिन फ्रॉम आउटसाइड, फैट फ्रॉम इनसाइड, तो ये टॉफी का आपको ध्यान रखना है। विसरल फैट, हैवी मीट जो खाते हैं उनमें संभावनाएं, आशंकाएं बढ़ सकती हैं। मोटापा एक कारण हो सकता है। सिगरेट डायरेक्ट रिलेटेड नहीं है, लेकिन अगर कैंसर की स्थिति होती है तो सिगरेट से ज़्यादा स्थिति खराब हो सकती है। ये किसी भी तरह के कैंसर पर लागू होता है। अब छोटे से ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कुछ मिथ्स की। मसलन अभी सर लोगों ने जिक्र किया, तीनों ने, और वो किया एक PSA टेस्ट का। अब PSA टेस्ट में ज़्यादातर कई बार उसके जो मार्क्स हैं उनके बाहर की चीज़ आ जाती है। मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है, लेकिन 4.6 या उससे ऊपर का मामला अगर हो तो वो कैंसर की श्रेणी में आ सकता है। मुझे करेक्ट करेंगे हमारे मेहमान। बट लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, और PSA टेस्ट को लेकर बहुत सारी कंट्रोवर्सीज भी हुई हैं, इसलिए उसको लेकर एक मरीज के मन में डर पैदा करना और फिर तरह तरह के टेस्ट लिखवाना, इसकी शिकायतें मैं पढ़ रहा था अमेरिका में काफ़ी आई हैं। तो इस तरह की जो मिथ्स हैं या सच्चाई क्या है, इनको भी ज़रा समझने की कोशिश करेंगे प्रोस्टेट कैंसर से जुड़ी हुई एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब डॉक्टर अग्रवाल सर, आपके पास चलते। आपने अपने वक्तव्य में कहा सर 2 तरह के टेस्ट, एक DRE जो कि फिजिकली पॉसिबल है डॉक्टर के लिए कि वो उसका जांच कर लें मरीज की, और दूसरा आपने बताया एक ब्लड टेस्ट है जिसका नाम है PSA। अब PSA को लेकर सर कुछ भ्रांतियां मैं पढ़ रहा था कि बहुत सारी हैं। PSA अगर बढ़ा हुआ है तो एक तो मरीज डर जाता है, दूसरा डॉक्टर्स भी तरह तरह के टेस्ट एंड देन उसके बाद बायोप्सी वगैरह रिकमेंड करते हैं, और इसको लेकर तमाम तरह की बातें। तो सर PSA को लेकर हमें कितना डरना है, कितना नहीं, कितना ज़रूरी है, और क्या बढ़ा हुआ PSA क्या इस बात का द्योतक है कि कैंसर है, या इन्फेक्शन फ्रॉम BPH जिसका जिक्र आपने किया, दूसरे इन्फेक्शंस BPH और नॉन कैंसरस जो कंडीशंस हैं उसमें भी PSA बढ़ा हुआ आ सकता है? जी दीपक जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आजकल जागरूकता बढ़ गई है और बहुत सब लोग 50 साल 55 साल की उम्र के बाद PSA टेस्ट करवा रहे हैं। तो पहली बात तो ये बतानी है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, आपका जो अपर लिमिट ऑफ नॉर्मल PSA का लेवल होता है वो भी बढ़ता है। 50-55 साल की उम्र तक 4 नैनोग्राम पर ml तक को नॉर्मल माना जाता है। अगर 60, 70, 80 इयर्स में जाएंगे तो वो वैल्यू आपकी 6, 7 और 8 तक चली जाएगी। तो एज के साथ PSA का बढ़ने का कोरिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि नॉर्मल, क्योंकि जैसे डॉक्टर देश पांडे ने बताया कि प्रोस्टेट का साइज बढ़ता है तो उसके संग संग नॉर्मल PSA भी बढ़ता है। एक बात तो ये। दूसरी बात, यदि किसी मेल का PSA लेवल नॉर्मल लेवल से ज्यादा आता है तो उसका अर्थ ये नहीं है कि उनको प्रोस्टेट कैंसर हो गया। तो जैसे शायद मैंने पहले भी बताया था, इन्फेक्शंस, यूरिनरी इन्फेक्शंस या प्रोस्टेट इन्फेक्शंस में टेम्परेरीली PSA का लेवल बढ़ सकता है, जो कि अगर हम उसको डायग्नोसिस करें, वो यूरोलॉजिस्ट या सर्जरी वालों के पास जाएंगे, और अगर इन्फेक्शन को ट्रीट किया जाए तो उसके बाद PSA लेवल्स नॉर्मल आ जाएंगे। तो ये अंतर करना कि इन्फेक्शन की वजह से PSA बढ़ रहा है या ट्यूमर की वजह से बढ़ रहा है,
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि यूरोलॉजिस्ट और सर्जन्स करते हैं। यस सर। तीसरी बात, जब पीएसए की ले, 1 मिनट और बोलूंगा, उसमें 2 तरह के पीएसए होते हैं, फ्री और टोटल पीएसए। वो वैल्यू भी आपके पास हाथ में आती है जब आप अपना सैंपल देते हैं पीएसए टेस्ट के लिए। जो नॉन कैंसर के पेशेंट्स रहते हैं उनमें फ्री पीएसए का लेवल ज्यादा होता है एज कंपेयर टू कैंसर पेशेंट्स। तो वो जो रेशो है उसके अकॉर्डिंगली भी कैंसर का एक शक होता है जिसको कि डॉक्टर पहचान सकता है। तो ये 3 बातें पीएसए लेवल के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपने जो बहुत कि अच्छे आप से लोगों को पता होना चाहिए। बहुत अच्छे से सर आपने बता दिया। मुझे लगता है पीएसए को लेकर जो भी आपको बातें जरूरी हैं जानना, वो सारी बातें सर ने कवर कर दी हैं। अब मैं देश पांडे सर आपके पास आऊंगा और कुछ मिथ्स के बारे में बात करूंगा। प्रोस्टेट के बारे में एक मिथ ये भी फैलाया जाता है कि प्रोस्टेट कैंसर फलां चीज से हो जाता है। उसमें एक बहुत ही प्रचलित धारणा है कि फ्रीक्वेंट सेक्स से आपको प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है। एक कुछ दिनों पूर्व में एक धारणा थी कि नसबंदी अगर कराई है तो आपको प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है। क्या सर इजैकुलेशन या सेक्सुअल एक्टिविटीज प्रोस्टेट कैंसर से जुड़ी हुई हैं सर? जैसे आपने कहा कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, बिल्कुल मिसअंडरस्टैंडिंग है। सेक्सुअल इजैकुलेशन से एक्चुअली कैंसर बढ़ता नहीं है, कम होता है। अगर आपका सेक्स फ्रीक्वेंसी अगर महीने में 20 से ज़्यादा है, और ये बहुत वर्किंग लाइफ में एक इतना मेंटेन करना बहुत मुश्किल है, लेकिन ऐसे देखा गया है कि अगर सेक्स की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो प्रोस्टेट के कैंसर का इंसिडेंस कम हो जाता है। एक दो चीज़ें हमें याद रखनी पड़ेगी कि इंडिया में जो इंसिडेंस ऑफ कैंसर है एज वाइज अगर देखने जाए आप, तो वेस्टर्न कंट्रीज़ में, अमेरिका में वगैरह 60 के बाद कैंसर प्रोस्टेट ज़्यादा दिखाई देता है। यहाँ पे तो 50 साल की उम्र में भी दिखाई देता है आजकल, और कभी कभी तो 40 साल की उम्र में भी आजकल नज़र आने लगा है। दूसरी बात ऐसी है कि इग्नोरेंस के कारण हम लोग बहुत बार जल्दी जा नहीं पाते। 40% लोगों में ये एडवांस भी नज़र आता है, जो वेस्टर्न कंट्रीज में थोड़ा सा ये प्रोपोर्शन कम है। तो इसमें डरने की ऐसी कोई बात नहीं है। अगर कोई भी यूरिनरी प्रॉब्लम हो या हेजिटेंसी हो तो नॉर्मली रूटीन चेकअप करवाना चाहिए। 99% ऑफ द टाइम जो कैंसर प्रोस्टेट नहीं होता है, और अगर कैंसर प्रोस्टेट है तो फिर उसकी स्टेजिंग की जाती है स्कैनिंग के बाद। स्टेज 1 कैंसर में क्योर रेट्स, जो एब्सोल्यूट क्योर रेट्स है, ये 95% से भी ज़्यादा है। तो डरने की बात नहीं है। अगर आप रेगुलर चेकअप करवाते रहेंगे, रेगुलर पीएसए करवाते रहेंगे और जल्दी डायग्नोसिस हो जाएगा, तो फिर आपके क्योर के चांसेस बहुत अच्छे रहेंगे। ये क्योर से रिलेटेड आपने, यस सर, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दी सर क्योर से रिलेटेड। सॉरी आपको इंटरप्ट किया मैंने, वक्त थोड़ा सा कम है। मैं जा रहा हूं डॉक्टर अंशुमान के पास। सर जैसा अभी सर ने भी कहा, इन तमाम जानकारियों के बावजूद, एहतियात के बावजूद, माना किसी को प्रोस्टेट कैंसर हो भी गया, तो क्या हम ये मान लें डॉक्टर अंशुमान कि जीवन का अंत हो गया, कैंसर हो गया? स्टेजिंग का जो सर ने जिक्र किया। बिल्कुल, बहुत बहुत देखिए, बहुत आपकी खास बात ये है कि पब्लिक कनेक्ट का सवाल आप पूछते हैं हर समय। जैसे पहले आपने पूछा प्रोस्टेट का साइज बढ़ना, अभी आपने ये पूछा। देखिए हमारे ब्रांच में, कैंसर के ब्रांच में, प्रोस्टेट कैंसर को हम लोग कहते हैं फ्लू, कॉमन फ्लू। मतलब एक तो इतना स्लो ग्रो करता है, और डायरेक्टली प्रोस्टेट कैंसर से मौत बहुत कम लोगों की होती है, अनलेस कि हार्मोन रिफ्रैक्टरी हो जाए, जिसमें हार्मोन काम ना करे। दूसरी इसमें अहम जानकारी ये है कि अमेरिका के एक्स प्रेसिडेंट को प्रोस्टेट कैंसर स्टेज 4 में क्यों डायग्नोज हुआ। सीरियल स्क्रीनिंग अगर उनके रूटीन नेशनल प्रोटोकॉल में है सीरम पीएसए का, इसका मतलब वो भी अपने पार्ट पे नेग्लिजेंट रहे होंगे। स्टेज 1 स्टेज 2 में इलाज नहीं हुआ। स्टेज 1 स्टेज 2 अगर प्रोस्टेट कैंसर डिटेक्ट होता है तो या तो सर्जरी के माध्यम से या रेडियोथेरेपी के माध्यम से पूरी तरह क्योर हो जाता है। स्टेज 3 में थोड़ा हार्मोन दे के श्रिंक करते हैं, फिर सर्जरी या रेडिएशन करते हैं। और स्टेज 4 जो बर्डन का केस है, मैक्सिमम केसेस हार्मोन सेंसिटिव होते हैं, तो अंडकोश से जो टेस्टिकल ग्लैंड है उससे हार्मोन निकलता है टेस्टोस्टेरोन, इसका सप्लाई बंद कर दिया, या एक उसकी दवा इंजेक्शन फॉर्म में आ गई, दवा दे दी, कट ऑफ होगा, एक हार्मोन की टैबलेट पे मरीज रहता है, 10 साल 12 साल आराम से चलता है। तो इसलिए प्रोस्टेट कैंसर हो गया तो ये समझ ले कि जीवन का अंत हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पैनिक बिल्कुल प्रोस्टेट कैंसर से नहीं करना है। हमारी कोशिश होनी चाहिए प्रिवेंशन पे, अर्ली डिटेक्शन पे। अमंग ऑल कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर बेस्ट
क्यूरेबल कैंसर है। एब्सोल्युटली सर, यही मैं अभी पढ़ रहा था कि बहुत सारे लोग जिनको प्रोस्टेट कैंसर हो भी जाता है वो भी प्रोस्टेट कैंसर से जुड़ी हुई कॉम्प्लिकेशंस के साथ अपनी सामान्य ज़िंदगी जी लेते हैं और अपनी जो नेचुरल उनकी जो मृत्यु होती है वो उससे होती है, प्रोस्टेट कैंसर से नहीं। तो कैंसर हमेशा जानलेवा नहीं होता, अगर आपको हो भी गया है तो इतना ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो डॉक्टर्स ने कहा कि प्रिवेंशन पर हमारा ध्यान होना चाहिए ताकि हम सही समय पर उसका इलाज शुरू कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का वक्त निकालने के लिए, डॉक्टर अंशुमान, डॉक्टर देशपांडे, डॉक्टर अग्रवाल, थैंक यू सो मच सर। शो में इतना ही, अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।